बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमज़ान। तो बायोएनर्जेटिक्स का जो पार्ट 2 है उसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। अभी उसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से आंसर जो है वो सही हैं, कौन से आंसर जो है वो गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, विच इज एसोसिएटेड विद द केल्विन साइकिल। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि केल्विन साइकिल के साथ एसोसिएटेड है, केल्विन साइकिल के हवाले से ट्रू है। तो एटीपी प्रोडक्शन, केल्विन साइकिल में एटीपी कंज्यूम होते हैं, ये प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है, केल्विन साइकिल में नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। केल्विन साइकिल या फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। फोटोसिंथेसिस के अंदर ऐसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट किया जाता है आरयूबीपी के अंदर और जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो बनाए जाते हैं। दिस विल बी द राइट आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इज, अब यहाँ पे ना जो डार्क रिएक्शन है बेसिकली एक डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल जब कंप्लीट होता है तो हाफ ग्लूकोज या फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बनाया जाता है। एटीपी और NADPH उसमें जो है वो कंज्यूम होते हैं, उसमें प्रोड्यूस नहीं होते। फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है ये ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनता है, ये उसमें केल्विन साइकिल में डार्क रिएक्शन में नहीं बनता, इसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनते हैं। If 12 NADPH are used in Kelvin cycle, then how many glucose molecules will be formed? अब देखें, एक सिंगल केल्विन साइकिल को कंप्लीट होने में 6 NADPH लगते हैं और एक सिंगल केल्विन साइकिल में हाफ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। अगर हम 12 NADPH की बात करते हैं तो उसमें 2 दफा केल्विन साइकिल कंप्लीट होगी। जब 2 दफा केल्विन साइकिल कंप्लीट होगी, 2 दफा हमारे पास हाफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी कि एक कंप्लीट ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा जब 12 NADPH यूज होंगे। केल्विन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज C3 पाथवे ड्यू टू, अब केल्विन साइकिल को हम लोग C3 पाथवे कहते तो हैं, उसकी एक बड़ी स्पेसिफिक सी रीजन है। अब हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं, इनिशियल कॉर्पोरेशन ऑफ 3 CO2 मॉलिक्यूल्स, ये बात सच तो है केल्विन साइकिल के हवाले से कि उसमें 3 CO2 मॉलिक्यूल्स इनकॉर्पोरेट होते हैं, मगर ये वो रीजन नहीं है जिसकी वजह से C3 पाथवे कहा जाता है। इस के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये भी सच है लेकिन इसकी रीजन नहीं है। इसके 3 स्टेप्स हैं, ये भी इसके बारे में सच है लेकिन ये इसकी रीजन नहीं है, बल्कि इसमें जो सबसे पहला मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है वो एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जो स्टेबल मॉलिक्यूल है, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इस वजह से इसे हम लोग C3 पाथवे का नाम देते हैं। फॉर फिक्सिंग 3 molecules ऑफ CO2 इन केल्विन साइकिल व्हाट इज नीडेड। जब एक केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है तो उसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है वो फिक्स होते हैं। इस पूरी की पूरी साइकिल को चलाने के लिए क्या होता है कि इसमें हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। फिर इसके बाद रिडक्शन फेज आता है। रिडक्शन फेज के अंदर हमारे पास 6 ATP और 6 NADPH कंज्यूम होते हैं, यूज होते हैं। अब रिडक्शन में तो 6 ATP 6 NADPH यूज हो गए, इसके बाद रीजनरेशन ऑफ RUBP के अंदर भी 3 ATP के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। तो एक केल्विन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने के लिए 9 ATP के मॉलिक्यूल्स होंगे और हमारे पास 6 NADPH के मॉलिक्यूल जो इस्तेमाल होंगे। तो हमारे पास 9 ATP 6 NADPH2 मॉलिक्यूल, ये वाला आंसर इसका सही होगा। 18 ATP की तरफ नहीं जाना, ये 2 दफा केल्विन साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। 3 ATP 3 NADPH, ये गलत आंसर है और ये वाला भी आंसर गलत है। The cellular respiration types and mechanism of anaerobic respiration. NADH is oxidized during. NADH नॉर्मली प्रोड्यूस कब होता है? ग्लाइकोलाइसिस के दौरान प्रोड्यूस होता है जब NADH की रिडक्शन होती है। तो इसको ऑक्सीडाइज कब किया जाएगा? अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है उसके अंदर इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो फिर इसमें ऐसा होता है कि जब ग्लाइकोलाइसिस होती है पायरुविक एसिड बनते हैं और पायरुविक एसिड को या पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू लैक्टिक एसिड, फॉर लैक्टिक एसिड। तो इस काम को करने में NADH यूज हो जाता है, NADH ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो होगी इसमें NADH कंज्यूम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकती है? बैक्टीरिया एनारोबिक होते हैं, यीस्ट बहुत कॉमन है एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए, इसको हम लोग खमीर का नाम भी देते हैं, जो बेकरीज वगैरह में यूज होती है, ये भी कर सकती है। और हमारे स्केलेटल मसल्स को जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो ये भी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं,
ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो ऑल ए बी एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट। अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन इज, देखें ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अक्सर का बुक्स में गलत लिखा हुआ होता है, जो की बुक्स होती है उनमें गलत लिखा हुआ होता है। इवन किप्स की बुक में भी इसका आंसर जो है वो गलत लिखा हुआ है, मैं आपको भी बताता हूँ कैसे। किप्स की बुक में इसका आंसर जो है वो 2% मेंशन होगा। मगर देखें जो हमारे पास ऑक्सीजन के बगैर जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है, इससे आगे एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं होती। पायरुविक एसिड की प्रोडक्शन तक हमारे पास टोटल नेट यील्ड जो होती है एटीपी की, दैट इज 2 एटीपी। 2 एटीपी प्रेपरेशन फेज में खर्च हो गए, टोटल 4 एटीपी हमें मिले, यानी कि टोटल जो नेट हमारे पास यील्ड है वो 2 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। अगर हम विद ऑक्सीजन की बात करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो तकरीबन 38 एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, 36-38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम इनको आपस में कंपेयर करते हैं ना कि 38 एटीपीज में से अगर हम 2 एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टोटल जो एटीपी की प्रोडक्शन है उसका कितने परसेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये तकरीबन 5.5 या 5.6% के करीब बनता है। तो अगर हम इसके क्लोजेस्ट आंसर की तरफ जाते हैं तो दैट इज 6%। नॉर्मली बुक के अंदर या की बुक में 2% मेंशन्ड होता है, जो कि गलत है। एग्जामिनर ने आपकी की बुक को फॉलो नहीं करना, उसने आपके कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, तो 6% विल बी द राइट आंसर। The final fate of glucose in yeast when it is deprived of oxygen। देखिए अक्सर का बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें जब फाइनल फेट होगा ग्लूकोज का, उसमें अल्कोहल प्रोड्यूस होगी या लैक्टेट या लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। इन दोनों के दरमियान बच्चे कंफ्यूज अक्सर का हो जाते हैं। आप लोगों ने कंफ्यूज क्यों नहीं होना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यीस्ट को हम लोग उर्दू में खमीर का नाम देते हैं। खमीर हम लोग अक्सर का आटे की डो जब बनाते हैं पिज्जा वगैरह बनाने के लिए उसमें डालते हैं, और बाद में वो जो डो है वो फूल जाती है। जब वो डो फूल जाती है, वो क्यों फूलती है? क्योंकि पायरुविक एसिड जब प्रोड्यूस हुआ, पायरुविक एसिड को तोड़ा गया और उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। तो जब एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, पीछे एथेनॉल, पीछे 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बचेंगे, वो एथेनॉल अल्कोहल बनाते हैं। वो लैक्टिक एसिड नहीं बनाते, इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के एटम्स होते हैं। तो 2 कार्बन के एटम्स इसमें बच जाएंगे, वो अल्कोहल एथेनॉल अल्कोहल में मौजूद होते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, जो कि उसमें वो जो बबल्स होते हैं या जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो बनाता है। इन सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी रिलीज होती है, इस रिलीज ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करके एटीपी बनाए जाते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। NADH भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन NADH को दोबारा से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में ले जाया जाएगा और फिर उसमें से दोबारा ATP ही बनाए जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस, इसकी अगर हम बात करते हैं पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल, तो नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स यूज्ड ड्यूरिंग प्रेपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज को ब्रेक होने के लिए, तोड़ने के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं, उसमें 2 ATP इस्तेमाल होते हैं, 4 या 6 या 1 इस्तेमाल नहीं होता, 2 ATP इस्तेमाल होते हैं। इन प्लांट्स एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ट्रांसपायरेशन के अंदर एनर्जी इस्तेमाल इस तरह नहीं हो रही होती। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होती है एनर्जी उसमें ट्रांसपायरेशन में भी रिलीज नहीं होती, वाटर एब्जॉर्प्शन में भी एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होगी। देखें जो एनर्जी चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, हमेशा रेस्पायरेशन के नतीजे में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। जब कैटाबोलिज्म की जाती है, मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है, तो इनमें से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। वाटर इज रिलीज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ, जब ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमारे पास एक ऐसा स्टेप आता है जिसमें एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। एक एंजाइम है जिसका नाम है इनोलेज एंजाइम। इनोलेज एंजाइम क्या करता है, वो 2-फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट करता है और यहाँ से एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है। जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट को 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया जाएगा, म्यूटेज एंजाइम होगा, वो सिर्फ एक जगह से जो फॉस्फेट का ग्रुप है उठा के दूसरी जगह पे कर देगा, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया जाता है, तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, पानी नहीं बनता। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को जब 1,3-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, पानी नहीं प्रोड्यूस हो रहा। तो हमारे पास इसका जो आंसर है दैट इज दिस, 2-फॉस्फोग्लिसरेट को जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट करते हैं तो पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। Which of the following represents dephosphorylation? अब देखिए dephosphorylation जो है एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें फॉस्फेट को रिमूव किया जाएगा।
जब फ्रुक्टोज 1 या फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो डीफॉस्फोराइलेशन नहीं होती है, वो फॉस्फोराइलेशन होती है। जब फ्रुक्टोज 1,3 बिस फॉस्फेट को 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया जाएगा, यहाँ पर फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, तो दैट इज डीफॉस्फोराइलेशन। फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया गया, सिंपली उसकी कन्वर्जन हुई है। या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया गया, सिंपली उसकी कन्वर्जन हो रही है, उसके अंदर से फॉस्फेट रिमूव नहीं हो रहा। जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया जाएगा, तो इसमें जो है ना वो रिलीज, इसमें फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ग्रोस प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या होता है कि प्रेपरेटरी फेज के अंदर प्रिपेयर करते वक्त 2 एटीपी इस्तेमाल होते हैं। यील्ड के टाइम पे क्या होता है कि 4 एटीपी बनते हैं। तो अगर हम 2 को 4 में से माइनस कर दें तो हमारे पास जो टोटल गेन आएगा दैट विल बी 2 एटीपीज। तो 2 एटीपी हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। The net gain of energy from one molecule of glucose during aerobic respiration in prokaryotes is। जब हम बात करते हैं ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास 38 एटीपी जो प्रोड्यूस होने हैं, जो कि हमारा बेसिकली नेट गेन होता है। अगर टोटल बात की जाए एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 40 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ये वाले दो उसमें से माइनस कर देंगे तो वी विल गेट 38 एटीपीज। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है इसमें 38 एटीपीज ही प्रोड्यूस होते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट प्रोड्यूसेस। हमारे पास एक ना जो क्रेब्स साइकिल होती है उसके हवाले से एक बड़ी पेक्यूलियर चीज होती है, वो ये है कि क्रेब्स साइकिल के अंदर जितने भी एंजाइम इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं, सिवाय एक एंजाइम के। उस एंजाइम का नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये वो वाहिद एंजाइम है जो कि मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये जब सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन करता है, डिहाइड्रोजनेशन करेगा या ऑक्सीडेशन करेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन के जरिए हमारे पास FADH2 प्रोड्यूस होता है। और FADH2 प्रोड्यूस होने के बाद फौरन से आगे जो है वो चला जाएगा साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स के पास। वहां से वो साइटोक्रोम C से होता हुआ साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, तो उसने 2 प्रोटॉन को रिलीज करवाना है। दैट्स व्हाई FADH2 जो है वो 2 ATP प्रोड्यूस करता है। तो सक्सीनेट की जब ऑक्सीडेशन होती है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेशन हाइड्रोजिनेज जब काम करता है, तो FADH2 प्रोड्यूस होता है। NADH या मेलेट वहां पे प्रोड्यूस नहीं होता। इसके बाद फ्यूमारेट प्रोड्यूस होगा, देन आगे जो मेलेट प्रोड्यूस होगा। Both NADH and FADH2 are formed during ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ और सिर्फ NADH प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन दोनों को कंज्यूम किया जाता है। फर्मेंटेशन में इन दोनों में से कोई भी प्रोड्यूस नहीं होता, और क्रेब्स साइकिल में ये दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। तो क्रेब्स साइकिल इज द आंसर। फर्मेंटेशन में दोनों में से कोई प्रोड्यूस क्यों नहीं होता? ग्लाइकोलाइसिस जब होती है, जब पायरुवेट एसिड तक कन्वर्ट किया जाता है, तब NADH बनता है, लेकिन उसके बाद आगे जो है वो कोई भी रिएक्शन नहीं होता फर्मेंटेशन का। तो दैट्स व्हाई इसमें मैंने कहा कि कोई भी प्रोड्यूस नहीं होता। When products of glycolysis pass through Krebs cycle, it will produce। अब देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है कि एक क्रेब साइकिल की बात नहीं हो रही, प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की बात हो रही है। यानी कि 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएंगे, 2 दफा क्रेब साइकिल चलेगी। एक सिंगल क्रेब साइकिल के अंदर 3 NADH बनते हैं। जब 2 दफा क्रेब साइकिल चलेगी तो 6 NADH प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा एक सिंगल क्रेब साइकिल में एक FADH2 प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे 2 दफा क्रेब साइकिल होगी तो 2 FADH और 2 ATP बनेंगे। तो दिस विल बी द आंसर। अच्छा, तो प्रीकर्सर ऑफ फ्यूमारेट ड्यूरिंग क्रेब साइकिल रिक्वायर्स डैश फॉर फ्यूमारेट सिंथेसिस। देखें, जो प्रीकर्सर ऑफ फ्यूमारेट है वो क्या होता है? क्रेब साइकिल में फ्यूमारेट से पहले वाला मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा होता है? वो सक्सीनेट है। उसको सक्सीनेट को फ्यूमारेट सिंथेसिस के लिए, फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? हमने अभी भी बात की उसके बारे में। वो इकलौता एंजाइम जो कि मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होता है, उसे हम लोग सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज का नाम देते हैं। तो सक्सीनेट को फ्यूमारेट में कन्वर्ट करने के लिए सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है रिक्वायर्ड होता है। Before pyruvate enters the citric acid cycle, it is decarboxylated, oxidized and combined with coenzyme A, forming acetyl coenzyme A, carbon dioxide and one molecule of। तो जब कभी भी पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है
उसमें हमारे पास दो अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, दो अलग अलग फिनोमिनाज होते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और डिहाइड्रोजिनेशन, जिसके नतीजे में उस हाइड्रोजन को यूज करते हुए एक NADH का मॉलिक्यूल बनाया जाएगा। FADH2 यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि वो क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होता है। Starting from the end products of glycolysis, how many molecules of CO2 are produced up to the formation of succinate in a single Krebs cycle? ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट्स से स्टार्ट करें अगर हम, बच्चे यहाँ पे गलती ये करेंगे, वो सिर्फ क्रेब साइकिल के अंदर वहां तक देखेंगे, उसमें तो 2 रिलीज होते हैं, मगर अगर हम ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, दैट इज पायरुवेट। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन होती है, तो यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है, तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे होगा। फिर जब सिट्रेट या सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है क्रेब साइकिल में, जो उसका सबसे पहला मॉलिक्यूल है, उसको अल्फा कीटोग्लूटारेट में जब कन्वर्ट किया जाता है, तब वहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो इसे हम +1 कर देते हैं यहाँ पर। जब अल्फा कीटोग्लूटारेट को सक्सीनेट में कन्वर्ट किया जाता है, वहां पर भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो यहाँ पे +1 कर दें। तो 3 टोटल एक क्रेब साइकिल के अंदर सक्सीनेट तक पहुंचते पहुंचते 3 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे अगर हम पायरुवेट से स्टार्ट करें। अगर सिर्फ क्रेब साइकिल की बात करेंगे तो फिर 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज से स्टार्ट हो रहा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट हो रहा है, तो पायरुवेट होगा, तो 3 ही इसका आंसर है। Which of the following process is used in the conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A? पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने के लिए अभी भी हम लोगों ने बात किया है कि ये वाले 2 फिनोमिनाज इस्तेमाल होंगे, डीकार्बोक्सिलेशन जिसके नतीजे में CO2 बना, और डिहाइड्रोजिनेशन जिसके नतीजे में NADH प्रोड्यूस हुआ। Both A and C will be the answer. Biological oxidation involves removal of hydrogen linked with a specific coenzyme and is catalyzed by, तो हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा? डिहाइड्रोजिनेज इस्तेमाल होगा। हम लोग इसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेशन के बारे में, डिहाइड्रोजिनेज के बारे में हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो डिहाइड्रोजिनेज नहीं करना है। फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी टू कन्वर्ट इट इनटू एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस अकर्स बाय, अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से ग्लाइकोलाइसिस या एटीपी बनाते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट रिएक्शन के दौरान होती है। केमियोस्मोसिस तब होती है जब प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो कि मेम्ब्रेन की एक साइड पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम है, तो वो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से एटीपी प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन मूव करके जाएंगे तो एटीपी प्रोड्यूस कर देंगे, वो केमियोस्मोसिस है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, तो उसकी बेस पे जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है मॉलिक्यूल की, NADH की या FADH2 की, तब जो एटीपी प्रोड्यूस होंगे दैट विल बी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ग्लूकोज को तो जब तोड़ा जाता है तो उसके नतीजे में जो हमारे पास फॉस्फोराइलेशन होती है दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बिफोर एंटरिंग क्रेब्स साइकिल, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेटेड इनटू, पायरुवेट को डीकार्बोक्सिलेट करके 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको एसिएल्डिहाइड या एसीटेट का नाम दिया जाता है। एसिटिक एसिड या एसिटिल्डिहाइड विल बी प्रोड्यूस्ड। During respiratory chain of cellular respiration, cytochrome C oxidizes. अब साइटोक्रोम का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है? सबसे पहले हमारे पास होता है साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी से आगे हमारे पास आता है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी से आगे हमारे पास आता है साइटोक्रोम ए कॉम्प्लेक्स, ए एंड A3 जो होता है, ये इसको पूरे के पूरे को हम साइटोक्रोम ए कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि साइटोक्रोम सी किसको ऑक्सीडाइज करता है। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि साइटोक्रोम सी किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। साइटोक्रोम सी किससे इलेक्ट्रॉन लेता है उसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो वो साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन लेगा, साइटोक्रोम बी को ऑक्सीडाइज करेगा, वो ए या A3 को, ए कॉम्प्लेक्स को नहीं करेगा। Which of the following is the final acceptor of electron in respiratory chain? अब यहाँ पे जो A कॉम्प्लेक्स है ना हमारे पास, इसने इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट करना है ऑक्सीजन को, जो कि उस इलेक्ट्रॉन को यूज करके अपने आप को वाटर में कन्वर्ट करवाएगा। तो ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, नॉट साइटोक्रोम ए और A3। ऑक्सीजन विल बी द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया इज यूज्ड टू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हो रही है, जो साइटोक्रोम बी से सी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वहां से आगे ए कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है, इन्होंने करना क्या होता है? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वहां से हाइड्रोजन को निकाल कर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज देना है।
ताकि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो जनरेट हो जाए। हाइड्रोजन का ग्रेडियंट है तो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं होगा बल्कि प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की बेस पे फिर केमियोस्मोसिस करवाई जाएगी और एटीपी प्रोड्यूस होंगे। Which of the following types of mammalian cell does not carry out oxidative phosphorylation? इनमें से कौन सा सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता? न्यूरॉन में भी होता है, मसल सेल के अंदर भी होता है, ऑक्जेंटिक सेल्स जो हमारे गट में पाए जाते हैं उनके अंदर भी होता है, एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। दैट्स व्हाई वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं करते। द स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम एटीपी, कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पे मैक्सिमम एटीपी प्रोड्यूस होते हैं? तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी प्रोड्यूस होने थे, क्रेब्स साइकिल में एक क्रेब्स साइकिल के अंदर 1 एटीपी प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता, केमियोस्मोसिस में बाकी सारे के सारे एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। जितने भी NADH जितने भी FADH प्रोड्यूस हुए थे, जिन उनकी बेस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने यहाँ पे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट कर दिया। तो जब हाइड्रोजन यहाँ से वापस आएंगे एटीपी सिंथेज में से तो दे विल प्रोड्यूस एटीपीज। केमियोस्मोसिस इज द राइट आंसर। एटीपी फॉर्मेशन थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के जरिए जब हम एटीपी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसी की एग्जांपल है। वो प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करता है एंड देन इट प्रोड्यूसेस यूजेस केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस के जरिए जो एटीपी है वो प्रोड्यूस होंगे। रेगुलेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इज इनहिबिटेड बाय। फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज वो एंजाइम होता है जिसमें जो हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है उसके ऊपर एक और फॉस्फेट का ग्रुप कन्वर्ट करना है, उसे 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। इस चीज को इनहिबिट कौन करता है? अब देखो बच्चों, ये ग्लाइकोलाइसिस को कंडक्ट करवाता है ये वाला रिएक्शन। जब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाता है उसके नतीजे में एटीपी प्रोड्यूस होने हैं। जब कभी भी सेल के अंदर एटीपी की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसकी होने की जरूरत नहीं होगी, तो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है इसके साथ जाकर एटीपी बाइंड कर जाएगा। जब उसके साथ एटीपी बाइंड करेगा तो इट विल इनहिबिट द फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम। हाई कंसंट्रेशन ऑफ NADH इनहिबिट्स, NADH की जो हाई कंसंट्रेशन है वो किस चीज को इनहिबिट करेगी? NADH कहां पे प्रोड्यूस होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ NADH कहां पे प्रोड्यूस होता है? क्रेब्स साइकिल में। जब हमारे पास NADH की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो हमारे पास क्रेब्स साइकिल की जरूरत नहीं है। क्रेब्स साइकिल को इनिशिएट करने वाली कौन सी चीज है यहाँ पर? जो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा जो कि पायरुवेट को कन्वर्ट करेगा एसिटिक एसिड के अंदर या एसिटाइल कोएंजाइम A की तरफ लेके जाएगा, उसको इनहिबिट किया जाएगा ताकि क्रेब्स साइकिल जो है वो स्टार्ट ना हो। Importance of glyceraldehyde 3 phosphate, an aldo sugar that is intermediate between respiration and photosynthesis। अब यहाँ पे बेसिकली टॉपिक नहीं अपना आंसर बता दिया लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ। केल्विन साइकिल या फोटोसिंथेसिस का जो लास्ट हमारे पास प्रोडक्ट आता है दैट इज G3P, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और ग्लूकोज को इस्तेमाल किया जाता है रेस्पिरेशन के अंदर। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो मेन इंटरमीडिएट होगा वो G3P ही होगा। G3P is converted into glucose phosphate in, G3P क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोड्यूस होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही 2 G3Ps को मिलाकर ग्लूकोज फॉस्फेट जो बनाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट विल बी द आंसर। Cellular respiration of fats and proteins, an 18 carbon fatty acid is converted into how many acetyl coenzyme A? अब एक एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर 2 कार्बन के एटम इस्तेमाल मौजूद होते हैं। 18 कार्बन फैटी एसिड है, इसमें से 9 हमारे पास जो एसिटाइल कोएंजाइम A है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड टेक्स प्लेस इन, अमीनो एसिड्स को डीएमिनेशन उनकी डीएमिनेशन कहाँ पे की जाती है? उनकी डीएमिनेशन किडनी में या गाल ब्लैडर में या पैंक्रियाज में नहीं होती, लिवर में होती है। वहां पर वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, जो अमीनो ग्रुप होता है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है और फिर अमोनिया से उसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू यूरिया साइकिल। तो ये काम जो है वो लिवर के अंदर होता है।